कभी सोचा है कि बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे, मतलब ना कोई झंझट, ना मकान मालिक बनने का सिरदर्द, फिर भी रियल एस्टेट मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है? हाँ, ये मुमकिन है। आज हम इसी के एक बहुत ही शानदार तरीके रीट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, शहर का वो सबसे बड़ा वाला शॉपिंग मॉल या वो चमचमाती ऑफिस बिल्डिंग, क्या उसमें आपकी भी हिस्सेदारी हो सकती है? सुनने में तो ये किसी बड़े सपने जैसा लगता है ना? और सच कहें तो ज्यादातर लोगों के लिए ये सपना ही रह जाता है, लगभग नामुमकिन सा। और बस यहीं पर एंट्री होती है रीट्स की। समझिए, ये उस बड़े सपने को सच करने की चाबी हैं। ये आपको रियल एस्टेट के एक बहुत बड़े केक का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने का मौका देते हैं। और सबसे अच्छी बात, बिना किसी सिरदर्द के, ना किराएदारों को संभालने की टेंशन, ना मेंटेनेंस और रिपेयर का झमेला। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये रीट्स हैं क्या भला? ये काम कैसे करते हैं? आइए इसे एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। तो देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट को आप एक तरह का म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि ये फंड शेयरों में नहीं बल्कि असली प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है। होता यह है कि ये कंपनी बहुत सारे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है और फिर उस जमा हुए पैसे से बड़े बड़े ऑफिस, शॉपिंग मॉल या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खरीद लेती है। मतलब वो प्रॉपर्टीज जिनसे रेगुलर किराया आता है। और अब आती है सबसे मजेदार बात। एक नियम है, और ये बहुत सख्त नियम है, कि रीट्स को अपनी टैक्सेबल कमाई का कम से कम 90% हिस्सा अपने निवेशकों को डिविडेंड के तौर पर देना ही पड़ता है। जी हाँ, देना ही पड़ता है। और यही एक नियम है जो इसे उन लोगों के लिए इतना जबरदस्त बनाता है जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या है रीट्स में जो लोग इसकी तरफ इतना खींचे चले आते हैं? चलिए अब जरा इसके उन बड़े फायदों पर नजर डालते हैं जो इसे इतना पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो है रेगुलर इनकम, जैसा हमने अभी 90% डिविडेंड वाले नियम में देखा। फिर आता है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब जब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है तो आपके निवेश की वैल्यू भी बढ़ती है। तीसरा है लिक्विडिटी, इसका मतलब है कि आप इन्हें शेयरों की तरह जब चाहें खरीद बेच सकते हैं। किसी जमीन जायदाद की तरह सालों तक पैसा फंसा नहीं रहता। चौथा है डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा किसी एक प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि कई अलग अलग प्रॉपर्टीज में लगा होता है, जिससे रिस्क बढ़ जाता है। और हाँ, ये महंगाई से बचाने में भी मदद करते हैं और इनमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है। अच्छा, फायदे तो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि पैसा कितना बनता है, रिटर्न कितना मिलता है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में रीट्स ने असल में कैसा परफॉर्म किया है। तो सवाल सीधा सा है, पिछले 5 सालों में इन्होंने निवेशकों को कमा कर क्या दिया है? असल में रिटर्न कितना मिला? तो ये देखिए, पिछले 5 सालों के आंकड़े बताते हैं कि बड़े बड़े रीट इंडेक्स ने औसतन 5% से लेकर 10% के बीच का सालाना रिटर्न दिया है। अब ये जो रेंज है ना 5 से 10% की, ये दिखाती है कि सारे रीट्स एक जैसे नहीं होते। कुछ का परफॉर्मेंस अलग होता है, कुछ का अलग। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं और बाजार के हालात कैसे हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर कोई लंबी अवधि के लिए सोच रहा है तो 5% से 10% का सालाना रिटर्न एक रियलिस्टिक उम्मीद कही जा सकती है। ये एक ज़रूरी आंकड़ा है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर निवेश की तरह रीट्स में भी रिस्क होता है। सिर्फ रिटर्न देखकर खुश हो जाना ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ है रेगुलर इनकम का मजबूत वादा, तो वहीं दूसरी तरफ ये रिस्क भी है कि ये इनकम हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। सोचिए, अगर इकोनॉमी सुस्त पड़ जाए या किराएदार प्रॉपर्टी खाली करके चले जाएं, तो क्या होगा? रीट की कमाई कम हो जाएगी और उसका सीधा असर डिविडेंड पर पड़ेगा, वो भी कम हो सकता है। और रिस्क यहीं खत्म नहीं होते, कुछ और भी हैं। जैसे जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो रीट्स के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, जिसका असर सीधे उनके मुनाफे पे पड़ता है। फिर एक सेक्टर का रिस्क भी है। मान लीजिए ऑफिस स्पेस का मार्केट ठंडा पड़ गया, तो उस सेक्टर में काम करने वाले रीट्स को भारी नुकसान हो सकता है। ऊपर से कई रीट्स ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा कर्ज लेते हैं, जो रिस्क को और बढ़ा देता है। और हाँ, प्राइवेट रीट से तो खास तौर पे सावधान रहने की ज़रूरत है। उनमें अक्सर ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है और उन्हें बेचना भी बहुत मुश्किल हो सकता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारे फायदों और जोखिमों को समझने के बाद एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। चलिए अब एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं कि रीट्स को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा कैसे बनाया जाए। यहाँ एक 5 स्टेप की स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। नंबर 1, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इनका इस्तेमाल करें, मतलब सिर्फ शेयर और बॉन्ड पर ही टिके ना रहें। नंबर 2, हमेशा पब्लिक आरईआईटीज को प्राथमिकता दें क्योंकि वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं और उन्हें खरीदना बेचना बहुत आसान होता है। नंबर 3, बाजार पर नज़र रखें, खासकर ब्याज दरों और रियल एस्टेट के ट्रेंड्स पर, ताकि आप सही फैसले ले सकें। नंबर 4, एक बार में सारा पैसा मत लगाइए, धीरे धीरे समय के साथ निवेश करें ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का रिस्क कम हो। और 5वां और सबसे ज़रूरी, अपने डिविडेंड को दोबारा इन्वेस्ट करते रहें ताकि कंपाउंडिंग का जादू अपना काम कर सके। तो कुल मिलाकर ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। रेट्स वाकई में इनकम, ग्रोथ, लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये एक बहुत ही आकर्षक पैकेज है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है, मतलब एक बैलेंस्ड सोच के साथ। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ इनकम की इतनी अच्छी संभावना और दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए रिस्क। इन दोनों को देखते हुए किसी भी इन्वेस्टर के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान में रीट्स की सही जगह क्या हो सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढना अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बहुत ज़रूरी कदम हो सकता है।